हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है आईईडी चैप्टर 1 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले जाकर के पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देख लेना। स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ टॉपिक के साथ, फॉरेन ट्रेड। जो रोमन्स थे वो इंडिया के लिए एक लाइन कहा करते थे, द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बिलियन। बट ब्रिटिशर्स का रूल जब इंडिया में आया तो उसने इस चीज का एंड कर दिया, इस लाइन का। इस लाइन का मतलब क्या था कि लोग जो थे, इंडिया ऐसी जगह थी जहां पे लोग अपने बहुत पैसे बहा दिया करते थे, बिलियंस बहा दिया करते थे, वर्ल्ड के बिलियन, द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बिलियन। नेक्स्ट है हमारा, Britishers converted India into a net exporter of raw material and importer of finished good. ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया और एक इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स में। हमारे फॉरेन ट्रेड के फीचर्स क्या क्या हैं? इसमें हमारे पास 3 फीचर्स हैं। पहला, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यहां से रॉ मटेरियल जाता था और वहां से फिनिश्ड गुड्स आता था। दूसरा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया की फॉरेन ट्रेड के ऊपर ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल था। थर्ड, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। सरप्लस ट्रेड हो रही थी बट वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को बेनिफिट कर रही थी। इसमें 2 रीजंस आ जाते हैं कि वो किस तरह से उनको बेनिफिट कर रही थी, और जो सरप्लस ट्रेड हो रही थी वो इंडिया के डेवलपमेंट में और ग्रोथ में क्यों यूज नहीं हो पा रही थी। The total surplus was not used for growth and development of the country. Instead, it was used to meet administration expenses of the British government in India. पहला ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में, उनसे मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पूरा किया जा रहा था, उस सरप्लस ट्रेड का जो पैसा आ रहा था उससे। और दूसरा, एक्सपेंसेस ऑफ द वॉर ब्रॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो लड़ाइयां लड़ रही थी उसके जो एक्सपेंसेस होते थे वॉर के, वो भी इसी पैसे से जो है किए जाते थे। ठीक है। 5th टॉपिक हमारा आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसमें हमारे 4 दे रखे हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सेकेंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, थर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड फोर्थ लिटरेसी रेट। हमारा जो बर्थ रेट था और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थे। बर्थ रेट इसलिए हाई था क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी एक। दूसरा, डेथ रेट जो है हमारा वो इसलिए हाई था क्योंकि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, न्यूट्रिशन नहीं था प्रॉपर लोगों में। सेकेंड आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी बहुत ज्यादा हाई था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जो बच्चे 6 महीने से 1 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, यानी 1 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है पर 1000 पर, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। सबको हम पर 1000 के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा हाई था। वही सेम चीज, न्यूट्रिशन नहीं था, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, बहुत कम थी। थर्ड है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी लो थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग कितना जीते हैं। एवरेज लाइफ उस टाइम पे 44 के अप्रोक्स थी और आज 66 के अप्रोक्स है। डिफरेंस देख रहे हो? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो उस टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी लो थी। नेक्स्ट आता है हमारा लिटरेसी रेट, लोग कितने पढ़े लिखे थे। लिटरेसी क्या होता है? जो लोग लिख या बोल सकते हैं अपनी भाषा को। ठीक है, तो टोटल इंडिया में उस टाइम पे 16% लोग जो है लिटरेट थे, और वुमेन सिर्फ 7% वुमेन्स जो है लिटरेट थी। ये भी बहुत ज्यादा लो था, और आज के टाइम पे शायद ही कोई इलिटरेट होगा, सारे ही जो है वो लिटरेट हैं, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत जो है डेवलप कर रहा है, गवर्नमेंट भी जो है देख रही है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स की तरफ। 6th हमारा टॉपिक आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री यानी कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड है हमारा टर्शरी सेक्टर। बुक के हिसाब से एग्रीकल्चर पहले दिया है, फिर इंडस्ट्री दिया है, फिर टर्शरी दिया है, इसलिए मैंने तीनों को वैसे ही बुक के हिसाब से लिखा है। पर अगर आप देखोगे ग्राफ में, बुक में अपनी, तो जो है एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग एंगेज थे हमारे, उसके बाद टर्शरी सेक्टर में, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर। उस टाइम पे भी सेकेंडरी सेक्टर सबसे पीछे था, और आज भी सेकेंडरी सेक्टर सबसे पीछे है, और एग्रीकल्चर सबसे ऊपर। ठीक है, एग्रीकल्चर द मेन प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, प्रिंसिपल सोर्स था ये ऑक्यूपेशन का, बहुत सारे लोग जो है एंगेज थे एग्रीकल्चर में ही। ठीक है, इंडस्ट्री एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है,
ये हमेशा से थर्ड नंबर पे थी, आज भी मतलब, हाँ ठीक है। थर्ड आता है हमारा इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। जो इनसिग्निफिकेंट ट्रांजिशन हो रहा था एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में, ट्रांजिशन हो रहा था वर्क फोर्स का एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में, ये एक इकोनॉमिक टेक ऑफ का मार्क था। ओके, मार्क्स द इकोनॉमिक टेक ऑफ। सेवेंथ हमारा टॉपिक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला है रेलवेज। हमारी रेलवेज को इंडिया में 1850 में इंट्रोड्यूस किया गया था और फर्स्ट रेल हमारी बॉम्बे से थाने तक चली थी, ठीक है, 1853 में। ठीक है, बॉम्बे का है, मुंबई में, ठीक है। तो पोर्ट्स, इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वो बहुत चीप रेट पे जो है अपने ट्रेड को, मतलब ट्रेड जो है उसे कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें पोर्ट से। थर्ड आता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इनको इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो एक एफिशिएंट, एक इफेक्टिव जो है एडमिनिस्ट्रेटर चला सकें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें। फोर्थ, रोड्स। रोड्स जो है उन्हें बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ये सारी चीजें ही ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए बनाई थी, पर कहीं ना कहीं ये एक इंडिया के लिए डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे एक बुक में, वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? सर्टेनली नॉट, ठीक है, मतलब नहीं था उनका कोई मतलब ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था, बट हाँ ये पड़ा, ठीक है। उनका जो मोटिव था वो बहुत ही ज्यादा क्लियर और फोकस था कि उन्हें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करना है इंडियन इकोनॉमी का। हाउएवर द मीन्स टू अचीव द एंड ऑफ एंड यील्डेड सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स। पर इसके बाद भी हम कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट जो है अचीव किए, वो कुछ ये हैं, 5 पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स थे हमारे। पहला, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स ने सबसिस्टेंस कल्टीवेशन को छोड़कर कमर्शियल आउटलुक को अपनाया। उन्होंने सोचा कि मार्केट के लिए भी कुछ होना चाहिए, पैसा भी कुछ होना चाहिए, बट एम यार जरूरी है हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, ठीक है। सेकंड आता है हमारा न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने लगी, ठीक है। थर्ड, कंट्रोल ऑफ फेमाइन। फेमाइंस जो एक रिकरिंग मतलब बार बार जब वो आ रहे थे फेमाइंस, एक रिकरिंग फिनोमिना हो गया था उनका फेमाइंस का, तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ था फेमाइंस, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज से पहले हमारा बार्टर सिस्टम चल रहा था। बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के, हमें उस इंसान को ढूंढना पड़ता है जिसे उस चीज की जरूरत हो जो हमारे पास है, और हमें उस चीज की जरूरत हो जो उसके पास है। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, तो उन्होंने मॉनेटरी सिस्टम को जो है एक्सचेंज के इंट्रोड्यूस किया, इससे हमें भी बहुत हेल्प हुई। फिफ्थ, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर। एफिशिएंट सिस्टम बना एक एडमिनिस्ट्रेशन का, और आज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स वही सेम है जो ब्रिटिशर्स ने अपने रूल के टाइम पर बनाए थे, ठीक है। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, या फिर ईयर्स हैं जो आपको मतलब पूरे इस चैप्टर में से है, मैंने लास्ट में लिख दिया, इसको आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। फर्स्ट, फ्रॉम 1760 till 1943 इंडिया वॉज हिट बाय टेरिबल फेमाइन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। 1760 से 1943 तक इंडिया बहुत ही ज्यादा टेरिबली हिट हुआ था फेमाइन से, रेगुलर बेसिस पर फेमाइन हो रहे थे, ठीक है। ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल ऑफ 1769 to 70, बंगाल में ग्रेट फेमाइन हुआ था, उसका ईयर था 1769 to 70। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये। फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया और पर कैपिटा इनकम, जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था नेशनल इनकम और मैं बोलूं पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो 5 लोगों ने किया था, ठीक है। इनको भी पूछ लिया जाता है, कभी किसी एक को पूछ लिया जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया किसने अटेम्प्ट किया था, उनमें से किसी इन 5 में से किसी एक का नाम दे दिया, बाकी 3 अलग हुए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पहला है दादा भाई नारोजी, सेकेंड विलियम डगबाय, थर्ड फिंडले शराज, फोर्थ VKRV राव एंड फिफ्थ RC देसाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टीशन, 1947 में हुआ था। पार्टीशन जब हुआ था 1947 में, तो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड्स जो है डिवाइडेड हो गई थी। इंडिया में फूड की शॉर्टेज हुई थी क्योंकि जो प्रोडक्टिव फील्ड्स थी वो पाकिस्तान में चली गई थी पार्टीशन के बाद।
नेक्स्ट पॉइंट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। ठीक है, इंडिया में टाटा आयरन स्टील कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 1907 में। नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869। जो ओपनिंग थी स्विस कैनाल की, उसने ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा दिया था, उससे बहुत ही ज्यादा इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता था। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही थी ट्रेड में ब्रिटिशर्स के लिए। 1869 में ओपन हुई थी। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन 1881 अंडर ब्रिटिश रूल। जो पहले पॉपुलेशन सेंसस थे वो 1881 में हुए थे ब्रिटिश रूल के अंडर। और ठीक है, आज भी हर 10 साल बाद पॉपुलेशन सेंसस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 के बाद से पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती ही चली गई, वो कभी नीचे नहीं गिरी। और आज इंडिया वर्ल्ड की सबसे पहले नंबर पे आती है पॉपुलेशन के नाम पे यार। हाँ ठीक है, क्या करें, इंडिया के पास और कोई काम नहीं, पॉपुलेशन ही बढ़ा रही है। नेक्स्ट आता है हमारा, रेलवेज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1850। रेलवेज जो इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में 1850, मैंने बता दिया। पहली ट्रेन हमारी बॉम्बे से चली थी मुंबई थाने तक 1853 में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर एंड होता है यहाँ पे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। आपका एक स्टेप भी हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, ताकि मैं आगे आपके लिए वीडियोस लाती रहूं ऐसी। सो टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।